5 लगातार तीसरी बार ये कैसे किया आपने? जो हवा उत्तर प्रदेश में चली सहारनपुर से ऊपर क्यों नहीं आने दी, कैसे नहीं आने दी? देखिए, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ, हृदय से उनका आभारी हूँ कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें उत्तराखंड से बड़े बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजी और देवभूमि में फिर से कमल खिलाया, हमारा भी प्रोत्साहन किया। और इसका आप पूछेंगे तो यही है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से विकास के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसे काम हुए जो पहले कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं जाता था। जो नामुमकिन थे मुमकिन हुए। अगर मैं उन कामों को गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और साथ में जो उत्तराखंड की जनता ने हमको यहाँ पर डबल इंजन लगाया, दोनों ही सरकारों ने मिलकर काम किया और उसी का परिणाम है कि देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अनेक काम हुए। उत्तर प्रदेश भी एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक विकास के अनेक मानक वहाँ पर स्थापित हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश चूँकि एक बड़ा मिसाल है और वहाँ पर कुछ जो विपक्ष की पार्टियों ने एक भ्रम जो फैलाया वहाँ पर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, इस प्रकार से लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सीटें वहाँ पर आई है, जितनी अपेक्षा थी उतनी नहीं आई। लेकिन जो सीटें जीत नहीं पाए वो सीटें बहुत कम मार्जिन से आ रही हैं। और चूँकि परिणाम में जनता ने जैसा जनादेश दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश का विकास जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम वहीं बनारस से किया है। जो कुछ कमी रहेगी आगे ठीक होगी। अभी उम्मीद बनी है? हाँ, निश्चित रूप से आगे चलें। अच्छा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम युवाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं और युवा मुख्यमंत्री से करने जा रहे हैं। युवाओं के सपने आपको अपने ही लगते होंगे। उत्तराखंड का युवा क्या चाहता है और क्या देने का प्रयास कर रहा है? देखिए, युवा चूँकि युवाओं के सपने तो खैर हर युवा के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जो कॉमन सपना इनका हुआ है, कॉमन ड्रीम है, वो रोजगार है। नहीं, आज का युवा देखिए बिल्कुल नए ज्ञान विज्ञान के युग में जी रहा है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य के अंदर एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से। और मैं चूँकि ये आपका एक बहुत ही गरिमामयी मंच है, इस गरिमामयी मंच से जरूर कहना चाहता हूँ। और इस सभागार के अंदर जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, और ये संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये संख्या कई हजार लोगों के बराबर है। क्योंकि ये क्रीम है और इस क्रीम के सामने बोलना और आपसे संवाद करना अपने आप में बहुत ही उसका एक अलग अनुभव भी है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मंच कोई नहीं हो सकता। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो देखिए, यहाँ का युवा रोजगार चाहता है, स्वरोजगार चाहता है। और रोजगार की जब हम बात करते हैं तो सरकारी जो केवल नौकरियाँ, सरकारी रिक्तियाँ, ये रोजगार जरूर इसमें हम लोग परिभाषित करते हैं, लेकिन रोजगार इतना भर नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ बहुत सीमित हैं। हालांकि मैं आज आपके कार्यक्रम में आने से पहले आज अनेक विभागों के सहायक अभियंताओं के नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम में था। और पिछले 3 सालों में 14,800 लोगों को हमने सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। और उत्तराखंड के अंदर जो नकल का अध्यादेश हम लेकर आए, वो नकल का अध्यादेश आज पूरे देश के लिए एक अलग प्रकार का उसका उदाहरण बन गया है। और जहाँ भी परीक्षाएं लीक हो रही हैं
वहाँ आज उस प्रकार का अध्यादेश लाया जा रहा है और इसके लाने के बाद सरकारी नौकरियां हमारी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, बिना किसी भेदभाव के हो रही हैं, बिना किसी पक्षपात के हो रही हैं, बिना किसी नकल के हो रही हैं। जो योग्यता वाले हैं उनको सबको नौकरी मिल रही है। और बहुत सारे ऐसे माता पिता मिले और आप सब लोग भी अनुभव करते होंगे कि जिनके कई सालों से बेटे बेटियां परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, उनका चयन नहीं होता था। परीक्षा देते थे क्योंकि पेपर लीक हो जाता था, पेन ड्राइव से नकल हो जाती थी, या जहाँ क्वेश्चन बैंक बनता है वो क्वेश्चन बैंक से ही लीकेज हो जाता था। ये नकल अध्यादेश आने के बाद ये सारी जितनी भी जो ये खराबियाँ थी, जितना इस प्रकार का अपराध था, वो सारा समाप्त हुआ और बहुत सारे बेटे बेटियां एक नौकरी के साथ साथ, एक में तो चयन हुआ, दूसरी में भी हुआ, तीसरी में हुआ, चौथी में हुआ, और कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप लोगों को भी मिलते होंगे, 5 नौकरियों में एक साथ चयन हुआ है। और उनके लिए भी बड़ा कन्फ्यूजन स्थिति थी कि वो कौन सी नौकरी में जाएं। तो उनके माता पिता ने कई बार मिले, उन्होंने धन्यवाद किया, तो मन में संतोष हुआ कि एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक सरकारी मैंने रोजगार की बात करी, सरकारी नौकरियों की बात करी। मैं थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछा। समय आपका ही है, समय आपका ही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि मैं जानता हूँ कि आपने क्वेश्चन निर्धारित कर रखे होंगे, वो आप लिख के लाए, मैं तो कुछ लिख के लाया नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा विषय ऐसा है कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये इतनी क्रीम यहाँ बैठी है और आपके माध्यम से आज तो 1000 लोग सुन रहे हैं, कल जो है ये कई लाखों लोगों तक जाएगा। और जागरण हमारा सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला पत्र है, तो इस नाते भी मुझे इससे अच्छा और कौन सा मंच हो सकता है जहाँ पर मैं अपनी बात कहूँ। मेरे लिए तो ये नहीं, और सामने आप हैं, ये आपका स्नेह है। तो इतना मैं जरूर, मैंने ये सरकारी वाली जो बात आपने करी, नौजवानों की बात करी, उसमें इतना जोड़ रहा हूँ कि हमारा ये संकल्प है कि आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो 100% हम भरेंगे, 100% उनमें हम नियुक्तियां करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट संस्थानों में, उद्योगों में हमारे उत्तराखंड के हमारे भाई बहन बाहर जाते हैं, उसमें से एक भी बाहर न जाए। हम इस प्रकार का जो है आगे एक काम करेंगे, इस प्रकार की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और स्वरोजगार के लिए बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के बाद अनेक लोगों ने रिवर्स प्लान किया है, अपने घरों को लौट कर आए हैं। अभी हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया, उसमें लगभग 3,54,000 करोड़ के हमारे MOU साइन हुए हैं, जिसकी ग्राउंडिंग भी शुरू हो गई है। 77,000 करोड़ के काम शुरू हो गए, जिसमें से 44,000 करोड़ के अभी तक ग्राउंडिंग शुरू हो गई, ग्राउंडिंग हो चुकी है। और उससे भी काफ़ी बड़ा रोजगार हमारा यहाँ सर्जन होने वाला है। होम स्टे बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। हमने जो अभी कुछ नीतियों में हमने संशोधन किया है, कुछ नई नीतियाँ बनाई हैं, लगभग 30 के लगभग। उन सब के पीछे हमारा हेतु है कि अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे लॉजिस्टिक का हो, चाहे फार्मा का सेक्टर हो, होम स्टे हो, मत्स्य पालन हो, हॉर्टिकल्चर हो, हर क्षेत्र में आज बड़ा रोजगार जनरेट हो रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो हम सब उत्तराखंड वासी प्रतिबद्ध हैं। और उसमें मैं अकेले नहीं, मैं तो क्या है कि राज्य के मुख्य सेवक की जिम्मेदारी मेरे पास है, मैंने दायित्व किया है। मैं केवल उस ध्वज को आगे लेकर चल रहा हूँ, लेकिन पूरे उत्तराखंड के लोग उसके उस यात्रा के सह यात्री हैं। और हम गंतव्य तक मिलकर तभी पहुँचेंगे जब सारे लोग एक दिशा में कदम बढ़ाएंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया। बिना तैयारी के भी आपने काफ़ी अच्छा उत्तर दे दिया। सवाल ये है कि इस समय जो दौर चल रहा है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति उनकी जो पवित्रता होती है वो सब शक के दायरे में है, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की। ये ठीक है कि आपने सख्त कानून बनाया, लेकिन जब तक उस सख्त कानून के तहत किसी को सज़ा नहीं मिलती, तब तक उसे फिर पुनर्स्थापित करना बड़ा मुश्किल होगा, जो विश्वास लोगों का टूटा है। तो क्यों ना इस तरह के जो मसले हैं वो आ जाते हैं, 2 महीने 4 महीने बाद जमानत पे बाहर आ जाते हैं,
सालों बाद चलता है, हो सकता है 10 साल बाद फैसला है, 20 साल बाद फैसला है, क्योंकि ये ज़िंदगी एक की नहीं बर्बाद होती। एक आदमी का करप्शन नहीं है, एक संस्थान का करप्शन नहीं है, इसमें तो लाखों का भविष्य दांव पे लग जाता है। तो इस तरह के जो मसले होते हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों ना डाल दिए जाएं और साल भर में फैसला आ जाए। ये बिल्कुल आपने सख्त जो कानून है वो इम्प्लीमेंट भी दिखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। नहीं, आदरणीय कुशल जी, आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है और मैं समझता हूँ ये चिंता आपने जो करी है ये हम सब की चिंता है। और अभी आज मैं आपके संयोग से क्या है कि आपके कार्यक्रम में आने से पहले जो आपने 2 प्रश्न पूछे, एक पहला रोजगार वाला और दूसरा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला या इनको सजा होने वाला। पहले वाले कार्यक्रम, पहले वाली बात पर तो मैं नियुक्ति प्रमाण पत्र आज बांट के आया हूँ। दूसरे वाले में जो पुलिस का 1 जुलाई से जो देश के नए 3 कानून आए हैं, वो 3 कानून जो लागू होने वाले हैं, 3 प्रकार के जो उनके आगे के वो हैं, उसकी भी आज अभी समीक्षा करके आ रहा हूँ। उसका भी आज प्रेजेंटेशन था, तो उसमें मैंने यही कहा है कि जो हमारे क्रिमिनल साइड के वकील हैं, सिविल साइड के वकील हैं, आखिर ये कमी कहाँ रह जा रही है कि जो इस प्रकार से पैरोकारी होने के बावजूद भी छूट जा रहे हैं या उतनी प्रभावी पैरोकारी नहीं हो रही है। तो हमने कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि जो भी इस मामले में कहीं पर भी संलिप्त पाया जाए या जो भी इसमें अपराधी है उसको पूरी सज़ा होनी चाहिए। और जो हम नकल का नया कानून लेकर आए हैं उस कानून में हमने उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया हुआ है और उसके अंतर्गत तो जो भी आएगा वो क्योंकि जो भी उस प्रक्रिया में आएगा। और मेरा मानना है कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। धामी जी, आप तो पहाड़ से हैं और सैन्य परिवार से हैं। आप उत्तराखंड के युवाओं का एक सपना सेना भी है और एक परसेप्शन बन गया है और काफ़ी हद तक सही भी है कि अग्निवीर ने उसे कुछ डिगाया है। इस पे क्या किया जाए? नहीं, देखिए, पूरे राज्य के अंदर चूँकि अभी हमारा आम चुनाव भी हुआ, ये बात ज़रूर शुरुआत में आई थी, लेकिन अग्निवीर योजना व्यापक दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को मौका मिलने वाला है और उनको सेना का सारा प्रशिक्षण मिल जाने वाला है। उसके बाद भी राज्य की सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा कि हम जो भी अग्निवीर का प्रशिक्षण पूरा करके आएगा या अग्निवीर योजना में अपनी सेवा देकर आएगा, राज्य में हम बहुत सारे ऐसे प्रावधान करने वाले हैं कि उनको हमारे राज्य का जो भी नवयुवक नौजवान अग्निवीर करके आएगा उसको हम सेवा में रखेंगे हर तरीके से, चाहे वो आपदा प्रबंधन का क्षेत्र हो, अन्य कोई 4 धाम यात्रा का काम हो या किसी भी प्रकार जो अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करेंगे। निश्चित रूप से हमने कहा है। बहुत अच्छा, इसके साथ आप खुद वाकिफ़ हैं इस बात से, पहाड़ में जो गांव हैं, आप गांव में अगर आप देखें कि पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है और जो लोग वहाँ हैं भी तो वो बुजुर्ग लोग हैं, युवा नहीं टिक पा रहे। कोविड काल में युवा आए थे गांव में और कोशिश की गई थी कि कुछ काम करें, कुछ अपना कुछ ऐसा धंधा करें कि गांव आबाद हों, लेकिन वो रंग ला नहीं पाई जितना आना चाहिए था। पहाड़ों में युवाओं को कैसा रोका जाए? देखिए, ये एक चुनौती रही। नहीं, ये हम सभी लोगों के लिए चुनौती है कि मूलभूत सुविधाएं वहाँ तक पहुँचाई जा रही हैं, उसमें पहुँचने का प्रयास हो रहा है। और जो अभी हमने जो योजनाएं भी जो लाए हैं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उस योजना के तहत लोगों को ऋण देना, लोगों के वहाँ पर काम चलाना, उनको सब्सिडी देना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, अभी पर्यटन की और होम स्टे की जो योजनाएं हम लाए हैं। क्योंकि जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक जो है लोग वहाँ पर सब कुछ करने के बाद, कौशल होने के बाद भी किस प्रकार से रह पाएंगे। तो ये माने कि आने वाले समय में गांव आबाद होंगे? हाँ, निश्चित रूप से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, वहाँ युवा होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और विषय आता है जब उत्तराखंड की बात करते हैं विकास का, और दूसरा विषय आता है पर्यावरण। देहरादून जैसी जगह में 43 तक टेम्परेचर चला गया, आपने देखा। यात्रा के दौरान आपने देखा लाखों की संख्या में आते हैं। आपने काफ़ी पहल भी की उसमें कि धारण क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। आपका धर्म संकट में समझता हूँ होता क्या है, आप कोशिश तो करते हैं लेकिन दबाव में कैसे आते हैं ये हर कोई जानता है।
आप कोशिश करते हैं कि जितनी बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की धारण क्षमता है उसके अनुसार ऋषिकेश से यात्री पहुंचाए जाए, लेकिन वहाँ से एक लॉबी ऐसी है जिसका दबाव आता है, साहब इसे अनलिमिटेड कर दीजिए, और आप फिर आप दबाव में आ जाते हैं। नहीं, दबाव जैसी स्थिति नहीं है। देखिए, हमारी जो चार धाम यात्रा है, चार धाम यात्रा राज्य की लाइफ लाइन है, और 6 महीने की यात्रा से पूरे साल भर का कारोबार चलता है, व्यापार चलता है, रोजगार चलता है, उनकी राज्य की भी आर्थिकी चलती है। हाँ, ये जरूर था कि इस वर्ष जो यात्रा हमारी पिछले साल अप्रैल में शुरू हुई थी, इस बार मई में शुरू हुई। 10 मई को कपाट खुले थे, और जब भी चूंकि ये मई के महीने में यात्रा होगी शुरू, तो इस प्रकार का हमारे पास दबाव रहेगा, क्योंकि उस समय स्कूल बंद होते हैं, मौसम भी इस प्रकार का होता है कि हर कोई चार धाम के दर्शन के साथ साथ देवभूमि में आकर जो है यहाँ का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसका भी कहीं ना कहीं पूरा असर रहता है। लाभ लेना चाहता है, लेकिन पर्यावरण बना रहे इसके लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण बना रहे। मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि देखिए, हमने जो शुरुआत के दिनों में जो एक उनकी जो कैपेसिटी को निर्धारित किया, एक जो भी संख्या निर्धारित की, उसके पीछे था कि शुरुआत के दिनों में इस बार जो शुरू के हमारे 10 दिन थे, 15 दिन थे, उसमें जो पिछले सालों तक जो यात्री आते थे, तीर्थयात्री आते थे, उससे दुगने यात्री आ गए। और मैं आज आपके कार्यक्रम में आ रहा हूँ, पिछले पूरी यात्रा के दौरान केदारनाथ जी में कुल 19 लाख लोग आए थे, और आज के दिन तक, आज का दिन भी नहीं, कल का दिन तक, आज की संख्या शाम तक आएगी, कल के दिन तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक केवल केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। कि उत्तराखंड में जो भी तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए हमारे चार धामों के देव दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, कि वो सुरक्षित यात्रा में आए तो सुरक्षित वापस जाना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है, देवभूमि उत्तराखंड का दायित्व है। इसलिए हमने उसको निर्धारित किया, और दबाव में नहीं किया। बाद में जो हमने वो यात्रा को छूट दी है आपने? नहीं, छूट नहीं, वो बाद में जब यात्रा स्वयं जो व्यवस्थित हो गई और जो संख्या थी उसके अनुरूप ही आ गए। इस पर बिल्कुल स्मूथ यात्रा चल रही है। वो 15 दिन जरूर चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन भगवान की कृपा रही, कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। मैं भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ इसमें, और सबका, आप सबकी शुभकामनाएं थी। यहीं बैठे कई लोगों का एक सेक्शन ये मानता है कि हमने केदार आपदा के बाद कुछ सीखा नहीं। जब आपने संख्या गिनी 10 लाख तक पहुंची तो एक छोटे तालियां भी बजी, ये भी बात है। लेकिन सफल यात्रा को हम कोरिलेट कर देते हैं आंकड़ों से। सफल यात्रा वो है जो सीमित धारण क्षमता के अनुसार चल रही है और किसी को कष्ट भी नहीं हो रहा। अगर संख्या से गिनेंगे और संख्या बढ़ाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे तो पहाड़ों की अपनी क्षमताएं हैं। ये पहाड़ कच्चे हैं, कमज़ोर हैं, पिघलते हैं, बहते हैं, टूटते हैं। कुशल जी, इस बार तो ये चिंता का विषय आपका है। बिल्कुल चिंता का विषय सब लोगों का है, लेकिन इस बार तो जो आप संख्या की बात कर रहे हैं, हमें तो सबसे निवेदन करना पड़ा कि आप यात्रा अभी रोक दीजिए अपनी। आपको ध्यान होगा, हमने मुख्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे कि अभी यात्रा में अत्यधिक लोग आ जा रहे हैं, और अभी जो मई और जून का महीना है, इसमें लोगों को कहिए कि अपनी यात्रा न करें। कम से कम वीवीआईपी लोगों को विशेष रूप से हमने जो है माइक आगे रखेंगे तो अलग से भी निवेदन किया था कि आप यात्रा रोक दीजिए। और इस बार संख्या हमने अधिक संख्या आना हमारे लिए चुनौती था इस बार, और वो बहुत बड़ी चुनौती था। इसलिए ठीक आपने कहा, मैं तीर्थाटन से हट के पर्यटन पे आ रहा हूँ। आप नैनीताल और मसूरी से सबसे बिल्कुल नियरेस्ट आपके हैं और एकदम देख सकते हैं, आप हमेशा देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। अभी हमारे कई लोग फंसे हुए हैं, वो 2 घंटे पहले चले थे, उन्हें यहाँ आना था, नहीं आ पाए। वीकेंड है तो मसूरी की ओर पूरा फ्लो चलता है। ये सारी, ये नैनीताल में भी ये समस्या है। पहाड़ के तमाम हिल स्टेशन जितने हैं, सब जगह समस्याएं आ रही हैं। हम नए हिल स्टेशन विकसित नहीं कर पा रहे हैं, या उसके हिसाब से इंफ्रा नहीं विकसित करवा रहे हैं। ये 2 हिल स्टेशन, हम 2 और नए शहर राज्य के हम दोनों मंडलों में बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं।
लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, अच्छी सड़कों का निर्माण हो जाना, अच्छी हमारे यहाँ से हवाई सेवा हो जाना, देहरादून शहर से ही अभी आप देखेंगे तो पूरे देश के लिए 40 से ज़्यादा उड़ान है अब हर प्रमुख शहर के लिए यहाँ से हो रही है। और दिल्ली देहरादून बिल्कुल नज़दीक है, दिल्ली से नैनीताल भी नज़दीक है, मतलब सब मिला के ऐसा मानेंगे तो 5-6 घंटे के रेडियस में सारा ये आ जाता है। और एलिवेटेड रोड बन जाने के बाद ये समस्या और बनने वाली है हमारे लिए। मैं अभी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिला था 2 दिन पहले, तो मैंने उनको कहा कि आप एलिवेटेड रोड बना दे रहे हैं, तो उसके बाद तो हमारे यहाँ पर जो आने वाले पर्यटक हैं उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ने वाली है, जितनी आज है इसकी दुगनी होने वाली है। तो उसके लिए हमने रिंग रोड मांगा है, मोहकमपुर में एलिवेटेड रोड मांगा है, भानियावाला वाला बाईपास मांगा है, इसके साथ साथ भागू वाला अफजलगढ़ रोड की मांग करी है। ऐसे कई जगह पर ऋषिकेश में, क्योंकि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आप सब लोग भी देहरादून के अधिकतर लोग इसमें रहने वाले हैं, सभी देहरादून के वासी हैं। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन जो है ये जाम यहाँ ही नहीं, आप अगर रोड से कभी जाएं, तो मैं भी एक बार रोड से अभी पिछले दिनों गया था, तो ये जाम हमारा सहारनपुर से आगे मुजफ्फरनगर तक और मेरठ तक भी जाम हो जाता है किसी दिन। आप रुड़की से लेकर देखेंगे तो हरिद्वार पूरा जाम रहता है, उधर नैनीताल पूरा जाम है, पूरा जाम, हल्द्वानी में भी जाम लगता है। कैंची धाम में आने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि 40-50 हज़ार लोग पर डे वहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए जो भी हम भी प्लान बना रहे हैं, वो प्लान अगले 25 सालों की, जो 25 सालों में जो चुनौतियाँ हमारे सामने आने वाली हैं, उन चुनौतियों की दृष्टि से बना रहे हैं कि हमको कैसे इसका मैनेजमेंट करना है, कैसे हमको इतने संसाधन बनाने हैं। क्योंकि अंदर की व्यवस्थाएं, पार्किंग है, पेयजल है, आवास है, इन सब पर हमको विशेष ट्रैफिक है, ये सभी पर हमको यातायात पर ध्यान देना है। अन्यथा हमारे यहाँ पर जो चूँकि रोज के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होने वाला है। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि समस्या है हमारी नियोजित विकास की, शहरों के नियोजित विकास की। आज की तारीख में पूरे उत्तराखंड में एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि आइए आपको शहर घुमाएं। घूमने वाला शहर कोई नहीं रहा। नहीं, अब जो नए शहर बनाएंगे वो पूरे सब नियोजित दृष्टि से बनाएंगे और नियोजित तरीके से पूरा उसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा और प्लान तरीके से उसको बनाने का काम होगा। क्योंकि अब पहले से जो बने हुए शहर हैं उसमें तो कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को। इनके लिए भी कुछ सुधार की कोई गुंजाइश बनती है क्या? जो हमारे पुराने शहर हैं, जैसे देहरादून ही आप ले लीजिए, पहले तो हम कहते थे कि बीच का शहर खराब हो गया, अब आउटर साइड में जाइए तो और बुरा हाल हो गया है। इसको कर रहे हैं अभी। आज देहरादून और सहारनपुर में कुछ अंतर ही नहीं रहा। बिल्कुल आपने सही बात कही है। और देखिए, जैसे अभी मसूरी जाने वालों की लंबी कतार लगती है, तो अभी मसूरी के लिए हम लोग यहाँ से पार्किंग बना रहे हैं। पार्किंग में चूँकि शटल बस सेवा वहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये प्रयोग इस बार कैंची धाम के 15 जून के स्थापना दिवस पर वहाँ पर ये प्रयोग किया गया और ये अत्यधिक सफल था। हर बार वहाँ लंबा जाम लगता था, 20-20 घंटे का। इस बार जाम की स्थिति नहीं बनी, आसानी से लोगों ने जो है बस से यात्रा करी, शटल बस सेवा प्रारंभ की थी, उसके कारण से आसान रहा है। तो उसको, उस प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छा प्रयोग है वो। धामी जी, नियोजित शहर की अगर बात करें तो 80% शहरवासी ये चाहता है कि शहर नियोजित हो, चाहे उसको उसकी कीमत भी देनी पड़े। 10% ऐसे हैं जो खुद नहीं चाहते कि शहर में कोई सुधार हो, क्योंकि उनके इंटरेस्ट है। अब ये केवल 90% हुए हैं, लेकिन 10% ऐसे हैं जो कहते हैं कि शहर में सुधार हो, और जब सुधार के लिए कोई कदम उठाएंगे तो वो झंडा लेके खड़े भी होंगे। सरकार उस 10% जो दोनों तरफ है उसके दबाव में क्यों आ जाती है? आप अतिक्रमण हटाइए, वो उस विरोध में सड़क पे आएंगे। आप नहीं हटाएंगे, जाम लगेगा, वो तब भी सड़क पे आएंगे। अब इसका देखिए, अब हम लोगों को सुधार के लिए कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे और वो, लेकिन 10% के लिए 80% की जो इंटरेस्ट है उसको क्यों आप ताक पे रख देते हैं? 80% की सुनिए, वो बोलता नहीं है। नहीं, बहुमत चुपचाप बैठा रहता है, सज्जन लोग हैं सब। नहीं, और देखिए, हमेशा बहुमत से ही सरकार बनती है और ये तो अच्छे काम का बहुमत है, तो इसको जरूर हम लोग जो है अपनाएंगे। इसमें तो ताली बजा दीजिए आप लोग। आपने यूसीसी
कानून बनाया है सर, बहुत अच्छा किया है और उत्तराखंड चैंपियन रहा है इसमें, हमें आपको बधाई भी देंगे आप। जी धन्यवाद। लेकिन जब आपने बनाया इसकी असली बधाई उत्तराखंड की जनता को है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमको इस काम के लिए बहुमत दिया जी। और पहली बार उत्तराखंड के स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक पार्टी की सरकार दोबारा आ गई। अन्यथा हर बार ये होता था कि एक यहाँ मिथक था, एक परिपाटी थी कि हर बार चुनाव होता है और हर चुनाव में सरकार बदल जाती जी। तो हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये संकल्प रखा था, ये वायदा किया था कि हम नई सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम यूसीसी के लिए काम करेंगे। और मुझे आज आप सबके बीच में कहते हुए खुशी है कि हमने ये वायदा पूरा किया और यूसीसी का विधेयक हमारा पारित हो गया। राष्ट्रपति महोदया की भी उसमें हमको स्वीकृति मिल गई है, उनका भी अनुमोदन मिल गया है। बहुत अच्छा। ये हसरत आपकी थी या नहीं थी, लेकिन पब्लिक की थी कि यूसीसी हमने शुरू किया, अब ये पूरे देश में लागू होगा। हालात बदल गए, वो हसरत कहीं अधूरी रह गई क्या? देखिए ये चूँकि आप उसको उस दृष्टि से मत देखिए। मैं अभी वैसे तो चूँकि ये केंद्र का विषय है, केंद्र के स्तर पर निर्णय होना है, लेकिन जो अन्य दलों के भी लोग हैं, हमारे सहयोगी दलों के भी लोग हैं, वो सहयोगी दलों के लोग भी ये चाहते हैं कि देश के अंदर यूसीसी होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये देश की आज़ादी के बाद से लगातार ये एक संकल्प रहा है कि हम पूरे देश के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। और जो भी हमारे प्रमुख संकल्पों में से 2 संकल्प तो पूरे हो चुके हैं। भगवान राम का मंदिर बन गया, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। अब आगे आने वाले समय में देवभूमि से इसकी शुरुआत हो गई है। ये गंगा देवभूमि से निकल गई है, तो निश्चित रूप से माँ गंगा के आशीर्वाद से, देवभूमि के आशीर्वाद से ये पूरे देश के अंदर जाएगी। अच्छा, एक सवाल वो आज पैदा नहीं हुआ, वो राज्य की स्थापना के काल से पैदा हुआ और आज तक चल रहा है कि उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है और हमारे जनप्रतिनिधि हाँक नहीं सकते बल्कि उनके कहने पर चलते हैं। आपका क्या अनुभव रहा पिछले 1.5-2 सालों का? आप देख रहे होंगे, हम तो आज जितने भी हमने निर्णय लिए हैं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से सारे काम तेजी से हो रहे हैं और एक नया वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर आ रही है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उत्तराखंड में ही पहली बार हुई हैं, उत्तराखंड में हुई हैं, उसके बाद वो देश में जा रही हैं। आप देख रहे होंगे नकल का अध्यादेश हो या यूसीसी हो या ऐसे अनेक जो हमारे मॉडल बने हैं यहाँ से, तो सबका उसमें ऐसा नहीं है। एक इससे ही कोरिलेटेड क्वेश्चन है कि बैड एलिमेंट्स, सीधे कहें तो बदमाश, वो उत्तराखंड को एक सॉफ्ट स्टेट मानते हैं और अपराध भले ना करते हों लेकिन यहाँ शरण जरूर ले लेते हैं। अपराध बिहार में करें, यूपी में करें, कहीं करें, और यहाँ आके शरण ले लेते हैं। और यहाँ की पुलिस के प्रति जो पहले से जो अवधारणा बनी है वो बनी है मित्र पुलिस की, तो उन्हें मित्रवत रखते हैं, जबकि अपराधियों के लिए, बैड एलिमेंट्स के लिए पुलिस को आक्रामक होना चाहिए। तो थोड़ा अभी हाल में देखा है 1.5-2 महीनों में कुछ के टखनों में गोली जरूर लगी है, तो क्या कुछ परिवर्तन का संकेत है ये? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि मित्र पुलिस अच्छे लोगों के लिए है, मित्र पुलिस हमारे सभ्य लोगों के लिए है। मित्र पुलिस जो देश दुनिया के हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, उनके लिए मित्र पुलिस है। गुंडे के लिए, बदमाशों के लिए, माफियाओं के लिए, अपराधियों के लिए बिल्कुल मित्र पुलिस नहीं है। ये पुलिस बिल्कुल कठोर पुलिस की तरह काम करेगी और पैर में गोली मारने से लेकर जहाँ जरूरत पड़ी अपराधियों को जिस प्रकार से भी उनके साथ निपटना है, पुलिस को पूरी तरह से छूट है। ये जो बिल्कुल धारणा है कि ये सॉफ्ट उत्तराखंड है, अपराध करिए, बदमाशी करिए, कोई भी गलत काम करके उत्तराखंड आ जाइए, ये बिल्कुल अब ये बदल रहा है और उन तक दूर दूर तक अब संदेश है। मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये बदल रहा है। डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है, चेंज हुआ है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है
वो मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होगा। ये देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते मेरा संकल्प है और मेरे साथ पूरे उत्तराखंड का संकल्प है। हम बिल्कुल उसको आगे बढ़ाएंगे और सख्ती से आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। आपने देखा होगा, चाहे अतिक्रमण हटाया है या धर्मांतरण का हम कानून लेकर आए हैं, या हमने जो दंगा करने वाले थे अभी हल्द्वानी में जिन्होंने दंगा किया था, और वो दंगा करने वालों की जो असली जगह है उसी जगह पर उनको भेजा गया है, वहीं पर हैं ये लोग। और भविष्य में ये भी प्रावधान कर दिया है कि अब कोई भी अगर दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से वसूल की जाएगी। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार की जो आगजनी है, मारपीट है, तोड़फोड़ है, दंगा है, फसाद है, इसका कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो सब प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। यहाँ जो भी गड़बड़ करेगा, इसलिए ठीक है, यहाँ हम लोग अतिथि देवो भव की तर्ज को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वकील लोगों के लिए आप समझ सबके लिए नहीं है। ठीक है, एक युवा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैं भूल गया पूछना आपसे। उत्तराखंड स्कूलिंग के लिए बहुत प्रतिष्ठित है। नैनीताल और देहरादून, मसूरी बड़े स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन स्कूल से निकलने के बाद हायर एजुकेशन सेंटर उस लेवल के नहीं हैं, और हमारे बच्चे दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, मैसूर यहाँ जाकर के धक्के खाते हैं। इस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, इस पर हम सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं। हम अभी हमारे यहाँ से स्किल करके हमारे बच्चों को, बेटे बेटियों को हम विदेशों में भेज रहे हैं। हमने विदेश पोस्ट के तहत भी काम करना शुरू किया है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और उच्च शिक्षा के लिए भी और भी जो प्रावधान कर रहे हैं हमने, छात्रवृत्ति से लेकर तमाम चीज़ें की हैं। और ये वास्तव में चिंता आपकी है और मेरे भी हमेशा ये ध्यान में आता है कि इंटरमीडिएट के बाद जो अच्छे संस्थान और ज़्यादा होने चाहिए, उस दिशा में हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं और करेंगे। एक अंतिम सवाल निहायत व्यक्तिगत आपसे पूछूँ, लेकिन सवाल मेरा नहीं हो सकता है। 2.5-3 साल का जितना अनुभव आपके साथ रहा है पब्लिक का, 2 चारित्रिक विशेषताएं आपके खुल के सामने आई हैं। एक, आप बहुत मधुर हैं, मिलनसार हैं, मीठे हैं। इतना तक कहा जाता है, सारे आपके विधायक, कार्यकर्ता, पब्लिक सब कहते हैं। इतना भी कहते हैं कि अगर दामी जी किसी को पीटेंगे भी तो दर्द 24 घंटे बाद महसूस होगा। एक बात। दूसरा, आप बहुत संतुलित, तोड़-मोड़ के बोलते हैं। ये दोनों चारित्रिक विशेषताएं आपकी पहले से थी या पूर्व के 2 मुख्यमंत्रियों की विदाई के बाद विकसित हुई? ये मेरा स्वभाव है, स्वभाव कभी भी जो है दिखावटी नहीं होना चाहिए, ऐसा मानता हूँ। और बिल्कुल जो आपके अंदर है वही बाहर दिखना चाहिए। और बहुत दिनों तक आप नाटक करके काम नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ। दूसरा, काम करने में, डिसीजन लेने में या अनुशासन में रहने के लिए शक्ति होनी चाहिए। लेकिन हम आपस में बैठे हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था बचपन में कि आपका व्यवहार हमेशा बच्चों की तरह होना चाहिए और सबको अपनी तरह समझना चाहिए। और हम आज अगर किसी दायित्व पर हैं, कोई जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी हैं, कहीं पहुँचे हैं, तो हम उन्हीं लोगों के बीच में से उतर गए हैं, उन्होंने ही हमको पहुँचाया है। तो हमारा जो नेतृत्व होना चाहिए वो अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से होना चाहिए। जब अपनों के बीच से तभी होगा जब आपने देखा होगा फैसले हम हमेशा सख्त लेते हैं, उसमें तो कभी कोई कमी नहीं होती है। और ये अनुशासन और ये सब चूँकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, बचपन मेरा सेना के साथ बड़ा हुआ है, तो मैंने वहाँ से सीखा कि अनुशासन में रहना है, नपातला बोलना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, करना ज़्यादा है, बोलना कम है। नहीं, ठीक है, मैं भी आपको 20-22 साल से जान रहा हूँ। आपका व्यवहार पहले से ही ऐसा रहा है निश्चित तौर पे। और जो तोड़-मोड़ के बोलने वाली बात है, उसमें केवल इतना सुझाव आपको दूंगा कि थोड़ा खुल के बोलेंगे तो मीडिया वालों को मौका देना चाहिए।
अरे इतना सब बोल दिया करते जा रहे हैं, आपको बोलने से भी बिल्कुल हमारे कामों को लिख दीजिए आप। बहुत 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 आपको मौका मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्यवाद, समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय।